नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ड्रग्स इफ़ेक्टिंग इन डायबिटीज़ मेलाइटस कि कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो इफ़ेक्ट करती है और हम ड्रग्स यूज़ करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, उसके लिए और ये सब उसके ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि डिस्कस इन रोल ऑफ इंसुलिन मेटाबॉलिक प्रोसेस और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट्स और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस या फिर साइड इफ़ेक्ट, वो सब हम पढ़ेंगे और इंडिकेशंस और थेरापेटिक यूज़ या फिर तो उसके अलावा स्टेट्स रिस्पॉन्स टू कॉम्बिनेशंस ऑफ द इंसुलिन एंड ओरल, और देखेंगे कॉम्बिनेशन इंसुलिन जो ओरल लेते हैं उनकी। ठीक है, तो ये सब इसकी जो भी थे ऑब्जेक्टिव थे। और नेक्स्ट में डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ेंगे और उसके बाद है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर, जिसमें क्या हो कि ना हाई ब्लड ग्लूकोज हो और कंसंट्रेशंस या फिर हाइपरग्लाइसेमिया भी उसको कह सकते हैं, जो ग्लूकोज की जो मिकदार है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो। डायबिटीज़ डेवलप्ड व्हेन द लेवल ऑफ द ब्लड शुगर इंक्रीज, जब हमारा ब्लड शुगर इंक्रीज होता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो क्या होगा कि जो हमारे इंसुलिन जो शुगर है वो या तो कम हो, इनसफिशिएंट हो, और या तो क्या है, अगर इंसुलिन मतलब कि अनइफेक्टिव इंसुलिन हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि या तो इनसफिशिएंट हो इंसुलिन, या तो फिर उसके अलावा इनइफेक्टिव इंसुलिन हो, इंसुलिन है प्रेजेंट पर वो काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये सब इंसुलिन का काम होता है कि जो इंसुलिन होता है वो शुगर लेवल को मेंटेन करता है। उसके बाद है व्हाट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अकर्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस faults and caused by the body have either too much, little and essential substance need for strength for healthy and disease is a liver, pancreas, endocrine glands। जैसे कि जो लीवर या फिर पेनक्रियास, जैसे कि लीवर में अगर कोई चीज़ है तो वो सही से डाइजेशन नहीं हो रही है, या फिर पेनक्रियास क्या कर रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसके जो बीटा सेल्स है, तो क्योंकि पेनक्रियास एक ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है। ठीक है, अगर इसका मैकेनिज्म यही है कि अगर पेनक्रियास सही से काम नहीं करेगा तो इंसुलिन नहीं बनेगी। इंसुलिन नहीं बनेगी तो क्या होगा कि जो शुगर है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी, वो मेटाबोलाइज नहीं होगी, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगी, तो उसको हम कह सकते हैं कि इनके सेल फाल्स हो जाए हैं। नीचे लिखा हुआ है कि इंसुलिन रेजिस्ट, जैसे कि पैथोलॉजिकली हम कंडीशंस होती हैं जिसमें सेल्स फाल्स रिस्पॉन्स नॉर्मली एंड हार्मोन ऑफ द इंसुलिन, जो सेल्स एक नॉर्मली हार्मोन जो रिलीज करते हैं वो सही से ना कर पाए, जैसे कि बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो सही से काम ना कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि ये इफेक्ट करता है हमारे ओवरऑल बॉडी पे। अब पढ़ेंगे टाइप्स कौन से। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़, देयर इज़ अ सिलेक्टिव बीटा सेल्स, द बीटा सेल्स डिस्ट्रैक्शंस एंड सीवियर फॉर एब्सॉर्ब इंसुलिन डिफिशियंसी, जिसमें क्या हो, जो बीटा सेल है उनमें क्या हो, डिस्टर्बेंस हो जाए, तो क्योंकि बीटा सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंसुलिन को, अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, इंसुलिन इनसफिशियंस हो जाएगी, जो उसकी मिकदार है उससे कम हो जाएगी। उसके अलावा है टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय द टिश्यू रेजिस्टेंस टू द एक्शंस ऑफ द इंसुलिन, जो टिश्यू है वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कर रुकावट पैदा कर देते हैं इंसुलिन को, कॉम्बिनेशंस विथ द रिलेटिव डिफिशियंसी इन द इंसुलिन सीक्रेशंस। टिश्यू की वजह से क्या होता है कि वो रेजिस्ट कर देते हैं इंसुलिन कॉम्बिनेशंस को, कंबाइंड विथ इनसफिशिएंट इन द इंसुलिन सीक्रेशंस, जो इनसफिशिएंट एक इंसुलिन की सीक्रेशन हो रही है वो ना हो, वो टिश्यू है वो क्या करते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं इंसुलिन के एक्शन को। जैसे हम कह सकते हैं फर्स्ट में क्या है कि इंसुलिन खुद मतलब बीटा सेल नहीं बना रहा है, तो उस हिसाब से हमने पढ़ा था कि इनसफिशिएंट इंसुलिन कम हो जाए, या फिर इंसुलिन
अनइफेक्टिव जो है वो वर्क ना करे। तो इसमें क्या है, सेकेंड टाइप में जो इंसुलिन है वो क्या करता है, वो एक्शन नहीं करता, वो रेजिस्ट कर देते हैं टिश्यूज उसको, तो उसको हम कह सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अलावा हम रिस्क फैक्टर देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, केमिकल एनवायरनमेंट हो तो हो सकता है, उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी है तो, और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, या फिर एज के हिसाब से ये डिजीज़ कासो हो सकती है। उनको रिस्क फैक्टर होते हैं, जो एक ओबेस पेशेंट्स होते हैं उनको, या फिर फैमिली से चल के आ रही है कोई भी डिजीज़ तो उसको भी हो सकता है, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, कभी भी वो एक्सरसाइज ना करे और अनहेल्दी फूड खाए तो उसकी वजह से वो भी रिस्क फैक्टर है इसके। और ये सब ट्रांसलेटर है जो इंसुलिन को या उन ग्लूकोज को ट्रांसलेट करते हैं, मतलब कि उनके ट्रांसलेटर सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारे किडनी में जा रहे हैं तो उसके ट्रांसलेटर अलग है, हमारे लीवर में जा रहे हैं तो उसके अलग है, या फिर हार्ट में जा रहे हैं, सबके अलग अलग ट्रांसलेटर है, तो वो अलग अलग ट्रांसलेटर होते हैं इसलिए। और उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट हम देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले पेरेंटल रूट में कौन सी क्लासिफिकेशंस आती है, क्लासेस आती है, सबसे पहले आती है इंसुलिन, और सेकंड में आती है GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट। अगोनिस्ट मीन्स कि किसी भी एक्शन के अगोन हो काम करे, ठीक है, उसको बढ़ाए, अगोनिस्ट। तो इसमें बोल रहा है सबसे पहले आती है जो इंसुलिन है वो एक खुद एक क्लास है, और सेकंड में है ग्लूकोज लाइक अ पॉलीपेप्टिक रिसेप्टर अगोनिस्ट। उसमें दो ड्रग्स आती है जैसे एक्सेटाइड एंड लेराग्लेटाइड। ये दो ड्रग्स हैं जो यूज़ होती है जो GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट के लिए, ठीक है। ये दोनों पेरेंटल रूट की है। बाकी जो भी ड्रग्स है जैसे कि हम देखते हैं सल्फोनिलुरेया, तो ये सब क्या है कि ये सब है ओरल की, जो हम ओरली यूज़ करते हैं। और बिगेमाइड्स वो एक ही ड्रग्स है, जैसे कि मॉलफॉर्मिन एक ही ड्रग उसमें आती है। तो ये सारी इसकी क्लासेस हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स की। हम इनके सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे वर्क करती है, किस इंडिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और एडवर्स इफेक्ट इसके क्या होते हैं, ये सब हम एक एक करके, और इनमें जो मेडिसिन आती हैं उनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस वो सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सबके। और उसके बाद बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन इज द पेप्टिक हार्मोन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। क्या होता है कि इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो पेनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो वो कंटेन करता है 51 अमाइनो एसिड की जो चेन होती है वहाँ से। उसके अलावा इंसुलिन सीक्रेशंस इज रिलीज द पेनक्रियास बीटा सेल्स रिस्पॉन्स टू वेरीफाई स्टिमुलाई, स्पेशली ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है उसको स्पेशली ये क्या करता है, उससे इंसुलिन बनाता है बीटा सेल्स के रिस्पॉन्स के हिसाब से। जो पेनक्रियास में बीटा सेल्स होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को लेके वो एक इंसुलिन में चेंज कर देता है, और उसका जो रेट होता है वो होता है जैसे कि हम बोल सकते हैं 30 to 90। उसके अलावा सेकंड बात करते हैं जो इंसुलिन सीक्रेशन है। इंसुलिन इज रिलीज्ड फॉर द पेनक्रियाटिक बीटा सेल रिस्पॉन्स। ग्लूकोज आर केराटिन पेप्टिक हार्मोन्स दैट केराटिन such as glycogen like a peptic G1 and depends for the insulin tropic polypeptide जैसे कि GLP जो रिसेप्टर उसके रिस्पॉन्स में काम करता है। जैसे कि ये दोनों सेम है, G1 भी हम बोल सकते हैं, जैसे GLP-1 और क्रेटिन ये दोनों एक ही है, जिसके वो भी क्या करता है, इन दोनों को सेकंड नेम में हम ये कह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पेनक्रियास सेल के जो टाइप्स हैं उनको। फर्स्ट है अल्फा सेल क्या करता है, 20% वो प्रोड्यूस करता है मतलब ग्लूकोजिन को ग्लूकोज कर कन्वर्ट करके ग्लाइकोजिन। और बाकी जो बीटा सेल है वो क्या करता है, 70% प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को, और उसके अलावा 5% हमारे जो स्टमक स्टेंट वहाँ पे होता है। और ये क्या है कि दे आर डेली पेनक्रियाटिक प्रोडक्शंस ऑफ द इंसुलिन इन द एडल्ट अप्रोक्सीमेटली 550 यूनिट 0.7 to 1.3 mg मिलीग्राम इतना होता है, ठीक है।
तो ये हमारे अप्रॉक्सीमेटली एक डे में इंसुलिन एक एडल्ट में प्रोड्यूस होता है। वो कौन करता है? बीटा सेल का काम होता है 70%, 20% होता है हमारे अल्फा सेल्स का काम, जो ग्लाइकोजन बनाते हैं। और उसके बाद ये साइंटिस्ट थे जिसने इंसुलिन का डिस्कवरी की थी, इंसुलिन की 1921 में। और इनने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था एक एनिमल पे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो हम घर में पालते हैं उस पे। और उसके अलावा उन्होंने देखा था कि उसकी कैसे हाइपोग्लाइसेमिया में वो चला जाता है। ये इसके बाद बात करते हैं इंसुलिन एक्ट कैसे करता है। After insulin entry, the circulation is diffused into tissues and bind for receptor. टिश्यू से वो डिफ्यूज होके वो कहाँ रिसेप्टर से बाइंड होता है। इंसुलिन रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ द सब यूनिट व्हिच इज एंटरिंग फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर, जो इस डायग्राम में अच्छे से बताया गया है कि कैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वो अंदर एंट्री उनकी नहीं होती है तो वो कैसे इफेक्ट करते हैं। ये उसके बाद बताया गया है कि इंसुलिन कहाँ पे जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है। सबसे पहले वो इफेक्ट कहाँ करता है? इफेक्ट ऑन लीवर, इफेक्ट ऑन मसल्स एंड इफेक्ट ऑन एडिपोज टिश्यूज। सबसे पहले इनहेबिट करता है ग्लाइकोलाइसिस को, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है उसको एक इनहेबिट करता है। उसके अलावा ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है और प्रोमोट करता है ग्लाइकोजन को और ग्लाइकोजन की सिंथेसाइज को। अगर वो प्रोमोट करेगा ग्लाइकोजन की सिंथेसाइज को इंसुलिन, तो वो क्या करेगा कि वो एक जो हाई अमाउंट में हमारी बॉडी में शुगर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंसुलिन में। तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये ड्रग्स ही है इंसुलिन जो किसी भी शुगर मॉलिक्यूल को एक अमाउंट उसकी ज़्यादा है तो उसको कन्वर्ट करना, या फिर वो जमा करता है हमारे एडिपोज टिश्यू में, या फिर वो हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। जब नीड होती है ग्लूकोज की बॉडी को, तब वो वहाँ से लाइसिस होता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे में एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो इस ड्रग्स का काम क्या होता है कि ये मसल्स और एडिपोज टिश्यूज़ और लीवर इन दोनों तीनों पे इफ़ेक्ट करता है। और क्या करता है कि जो उसकी ज़्यादा बर्डन होता है जैसे कि शुगर, उसको ये इफ़ेक्ट करके उसको ऐसा स्टोर फॉर्म में बना देता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में बना देता है इंसुलिन। इंसुलिन की क्लास है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है वो पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं रैपिड एक्टिंग ड्रग्स। जो रैपिड एक्टिंग ड्रग्स है वो कैसे काम करती है और शॉर्ट एक्टिंग कैसे काम करती है, या फिर इंटरमीडिएट ड्रग्स है वो कैसे काम करती है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स कैसे काम करती है, तो ये हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में वो ड्रग्स आती है जिनका ऑनसेट इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। वो फ्यू टाइम वो क्या हो जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो हम अपना इफेक्ट दिखा देती है, बट उसकी ड्यूरेशन होती है ना वो भी बहुत कम होती है। उसका ऑनसेट इफेक्ट बहुत ज़्यादा होना और ड्यूरेशन उतनी ही कम होना। तो इसका मतलब कि ये शॉर्ट टर्म ड्रग्स है। और लॉन्ग टर्म बिल्कुल इसके अपोजिट है, जैसे कि उसकी ऑनसेट इफेक्ट बहुत ही कम होगा और ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। वो बॉडी में बहुत टाइम तक रहेगी और स्लो स्लो इफ़ेक्ट करवाएगी। ऑनसेट इफ़ेक्ट बिल्कुल लॉन्ग टाइम ड्रग्स है उनका बहुत कम होगा, बहुत ही स्लो होगा। वो 3-4 घंटों में वो अपना इफ़ेक्ट दिखा सकती है, अगर या फिर 24 घंटों में वो दिखा सकती है। और ड्यूरेशन उसकी ऐसी है कि वो 1-2 दिन तक वो अपना ड्यूरेशन अपनी बॉडी में रखती है। और जैसे हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग इनका। और इंटरमीडिएट वो जो उसका ऑनसेट इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट एक्टिंग जो इस डायग्राम में अच्छे से बताया गया है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।